26/11 का हमला जो था वो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। 26/11/2008 में मुंबई को इस हमले ने पूरा दहला दिया था। उस हमले में कई लोगों की जान गई थी। यहाँ इस हमले में अजमल कसाब नाम का जो एक आतंकी था, जो जिहादी था, उसको जिंदा पकड़ा गया था। अक्सर जिहादियों को जिंदा पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मुंबई पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी कि इस आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था। आखिर तक पाकिस्तान ने अजमल कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार किया। हाँ, लेकिन ये हमले की जो साजिश थी, ये हमले की साजिश पाकिस्तान की धरती पे हुई थी। इस बात को पाकिस्तान झुठला नहीं सका। हालांकि सबको मालूम था, हमारी जो मीडिया थी, वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ की मीडिया जो थी वो अजमल कसाब के घर तक पहुँच गई थी। फरीदकोट में ओंकारा जो एरिया है, उस ओंकारा एरिया में ये अजमल कसाब रहता था और वहाँ तक वहाँ की मीडिया पहुँच चुकी थी। ये जो अजमल कसाब था, ये अजमल कसाब की आज हम कहानी देखेंगे कि अजमल कसाब को जो फांसी दी गई तो उसका रवैया क्या था और अजमल कसाब के बर्ताव में क्या हाल था और उस दिन अजमल कसाब की क्या हालत थी। 2005 में अजमल कसाब ने अपना घर छोड़ दिया था। गरीबी की हालत थी और गरीबी की हालत में अजमल कसाब बहुत ही तंगी में ज़िंदगी जी रहा था। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी की समस्या है। वहाँ के जो आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे आतंकी संगठन हैं और ये आतंकी संगठन वहाँ पे गरीब नौजवान है, जो भटके हुए नौजवान हैं, उनको ढूंढ कर, उनको बहला फुसला कर आतंकी बनाने का काम करते रहते हैं। अजमल कसाब ने बताया कि उसके घर में उसके माँ बाप, उसके 2 भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, एक बहन भी थी। लेकिन घर में गरीबी की हालत होने की वजह से मतलब उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और भारत की खूबसूरती दिखी कि आतंकी अजमल कसाब था, उसने काफ़ी लोगों को, हमारे लोगों को मारा था। फिर भी भारत की बड़ी एक कानून व्यवस्था थी कि उसको भारत की तरफ से एक वकील दिया गया। बाकायदा जिस तरह से मतलब ट्रायल होते हैं, वो सभी मतलब सुविधाएं उस अजमल कसाब को दी गई। 6 मई 2010 को अजमल कसाब को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जो लोअर कोर्ट था, उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में राष्ट्रपति को दया की अर्जी भी लगाई गई। लेकिन सभी में ये अजमल कसाब था दोषी पाया गया और उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई। जिस दिन राष्ट्रपति की दया की अर्जी खारिज हो गई, उसी दिन वहाँ के जो गृह मंत्री थे, सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने तुरंत इसके फांसी की लेटर महाराष्ट्र सरकार को दी। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी देने का तय हुआ। इस फांसी के बारे में बड़ी गोपनीयता रखी गई। अजमल कसाब को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया था। उस जेल में फांसी की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए पुणे के येरवड़ा जेल में उसको लाना जरूरी था। पुणे के येरवड़ा जेल में लाने का जो बहुत ही बड़ा रिस्क था, वहाँ की जो जिम्मेदारी थी फांसी की और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी देवेन भारती नाम के जो अफसर थे उनको दी गई थी। देवेन भारती और उनकी टीम ने वहाँ से मुंबई से बड़ी खुफिया तरीके से, बड़ी गोपनीयता बरतते हुए उनको, अजमल कसाब को पुणे के येरवड़ा जेल में लाया गया। पुणे के येरवड़ा जेल के जो मुखिया थे उनको भी इस बात का पता नहीं था, कोई उनको लेटर नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। अचानक पूरी टीम कसाब को लेके पुणे के येरवड़ा जेल पहुंच चुके थे। नागपुर से तुरंत जल्लाद बुलाया गया। अजमल कसाब को उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। अजमल कसाब को अपनी माँ से बात करना था। हालांकि भारत सरकार ने कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में अजमल कसाब को उसकी आखिरी इच्छा पूछा गया, लेकिन अजमल कसाब ने उसका कोई आखिरी इच्छा नहीं बताई। जब फांसी देने का मौका आया था, दिन आया था फांसी का, 21 नवंबर 2012। इस दिन जब फांसी उसको देने के लिए जाना था, उस रात पूरी रात अजमल कसाब सोया नहीं था। सुबह उठते ही उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे, उसके चेहरे पे अजब सी हैरानियाँ थी, उसके मुंह से वही शब्द निकल रहे थे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होंगी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। यही वो शब्द बार बार दोहरा रहा था।
7:36 पर अजमल कसाब को फांसी दी गई। डॉक्टर ने पूरी छानबीन की और उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी जो डेड बॉडी थी उसको अ, पाकिस्तान को देने की भारत सरकार ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान था कि उसको अपना आदमी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर पुणे के येरवड़ा जेल में एक गुमनाम जगह में पूरी रीति रिवाज के साथ अजमल कसाब को दफनाया गया। तो ये थी अजमल कसाब की मौत की कहानी। आज तक पाकिस्तान ये अजमल कसाब को अपना नागरिक नहीं माना। आखिर कसाब को लगता था कि उसके कभी फांसी नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार बताता था कि अफजल गुरु को आप लोगों ने कभी फांसी नहीं दी है, तो मुझे क्या दोगे। ये सब बातें रमेश महाले नाम के जो जांच अधिकारी थे, ये उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताबों से मैंने लिया हूँ। और अजमल कसाब की जो जो केस थी, उस केस को रमेश महाले नाम के जो सीनियर जांच अधिकारी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने निभाया था। अजमल कसाब उन्हें माले साहब कहा करते थे। उन्होंने बताया अपनी किताब में कि अजमल कसाब बड़ा एक शार्प माइंडेड लड़का था। उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी बहुत काफ़ी अच्छे से उसको ट्रेन किया गया था, और उसको उसमें उसकी बोलचाल से, रहन-सहन से, मतलब उसमें उसको एहसास हो चुका था कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसको वेल ट्रेन किया गया था। महाले साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उसने कहा था उसको, उन महाले साहब को करीबन 80 या 90 दिन उनको जांच अधिकारी महाले साहब थे, फांसी के पहले रमेश महाले साहब उनके साथ में थे, अजमल कसाब के साथ में थे। तो रमेश महाले साहब को उसने कई बार उससे चर्चा करते थे। एक बार तो रमेश महाले साहब ये भी लिखते हैं कि उन्होंने उस अजमल कसाब को 2 जोड़ी कपड़े भी दिए थे ईद के दिन। इसीलिए अजमल कसाब और इनका जो रमेश महाले जो जांच अधिकारी थे, उनका एक तरीका होता है ये सब करने के लिए। तो उनका एक जो रवैया था महाले साहब का, तो अजमल कसाब को काफ़ी भा गया था, और इसी वजह से शायद वो सभी चीज़ें जो बातें थी वो पूरी आसानी से महाले साहब को बता रहा था। और यही एक इंट्रोगेशन का जो एक तरीका होता है। तो महाले साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार तो अजमल कसाब ने कहा था कि जो आप लोग मुझे फांसी नहीं दे सकते, भारत में किसी को फांसी ही नहीं होती, अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं हो पाई तो मुझे क्या होगी। ये सब सुन के रमेश महाले साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बात सुन के तो उनके काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वो अपने को रोक के रखे उन्होंने। करीबन 11,000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट उनको 3 महीने में कंप्लीट करनी थी। वो रमेश महाले साहब और उनकी जो टीम थी, उन्होंने रात दिन मेहनत करके जो उनकी टीम 98 लोगों की उनकी टीम थी, इन सभी लोगों ने रात दिन एक करके अजमल कसाब को आखिर फांसी तक पहुंचाया था। ये सभी जो वहाँ के जो अफसर थे, हालांकि खून खौलता था उनका अजमल कसाब को देखते ही, लेकिन वो सीनियर और जिम्मेदार अफसर थे, और वो जानते थे कि अजमल कसाब जिंदा रहना ज़रूरी था, और उनको इसी माध्यम से जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो पाकिस्तान पर दबाया गया। आखिर में हमने देखा कि जो वहाँ का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसको भी कुछ दिन के लिए पाकिस्तान ने उसको कैद किया था, और उस पर भी कुछ कार्रवाई हुई थी। हालांकि ये सब कार्रवाई हमने जो पूरे जो सबूत थे 26/11 के हमले के, हमने पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान ये है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल दबाव के कारण कुछ लोगों पे वहाँ पे कार्रवाई की गई। अभी तो वहाँ का जो हाफिज सईद है उसने तो इलेक्शन भी लड़ा था वहाँ पे, हालांकि सभी सीट वो हार गया। आज भी वहाँ जो आतंकी है वो खुलेआम घूमते हैं, और क्या करें, पाकिस्तान तो अब तो सुधर जाए, हमें दहलाने की कोशिश में खुद जलने की राह न देखे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इसी तरह एक नई कहानी के साथ फिर से हम मिलेंगे। तो तब तक नमस्कार।